हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्योग्राफी थ्रू एमसीक्यू सीरीज। इस सीरीज के अंदर हम लोग कंप्लीट ज्योग्राफी को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के थ्रू कवर कर रहे हैं। आज है लेक्चर नंबर 2। आज की क्लास में नेक्स्ट 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और काफी नए टॉपिक सीखने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सी फ्लोर स्प्रेडिंग। किसके बारे में क्वेश्चन है? सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी के बारे में क्वेश्चन है। तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ ली होगी, एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी क्या बोलती है कि जो एस्थेनोस्फीयर है दैट इज अपर मेंटल, जो है इसमें क्या रहता है, मैग्मा रहता है। और मैग्मा क्या करता है, राइज करता है। मैग्मा राइज क्यों करता है? क्योंकि यहाँ पर प्रेशर बहुत ज्यादा हाई है। प्रेशर ज्यादा हाई है तो मैग्मा ऊपर जाना चाहता है। जब मैग्मा ऊपर जाएगा तो जो ओशियन फ्लोर है दैट इज वेरी वेरी थिन। कितनी थिन रहती है? अराउंड 3 to 5 किलोमीटर थिन रहती है। तो ये उसको ब्रेक करके ऊपर आने की कोशिश करेगा, लेकिन जैसे ही ब्रेक करेगा तो ऊपर तो इसको ओशियनिक वाटर मिलेगा, तो तुरंत ठंडा हो जाएगा मैग्मा और रॉक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ऊपर तो आ नहीं पाएगा क्योंकि इसका पूरा रास्ता ही क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, पानी उसको ठंडा कर देगा। तो फिर मैग्मा क्या करेगा, अपनी पोजीशन बदल देगा और वो मैग्मा कुछ इस टाइप से मूव करने लग जाएगा। इट्स लाइक कि जैसे पंखा है, पंखा नीचे हवा फेंकता है, या तो वो हवा पूरी जमीन को तोड़ के नीचे चली जाए और नहीं जा पाई तो नीचे गिरेगी, साइड में जाएगी और फिर पंखा उसको फेंकने लगेगा। क्योंकि पंखा कोई हवा बनाने का कारखाना नहीं है, पंखा सिर्फ क्या कर रहा है, उस हवा को मूव कर रहा है। तो ऐसे ही यहां पर मैग्मा का भी हो रहा है। मैग्मा राइज करता है, इधर जाता है, फिर ऐसा घूमता है और फिर ऐसा आ जाता है। तो देखा जाता है कि पूरा सेल चल रहा है और इसी को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट कन्वेक्शन करंट सेल। और ये आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा। अब ध्यान से देखने वाली बात ये है यहां पर कि देखना, यहां से तो मैग्मा राइज करा और फिर मैग्मा ने इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर दिया। अब मैग्मा ने मूव करा तो ऊपर की प्लेट भी तो उसके साथ मूव करेगी, क्योंकि अगर नीचे का पूरी चीजें मूव कर रही है, मैग्मा मूव कर रहा है, तो लिथोस्फेरिक प्लेट भी मूव करेगी। तो ये जो प्लेसेस जहां पर मैग्मा बाहर आता है इनको हम बोलते हैं मिड ओशियनिक रीजेस। मिड ओशियनिक रीज पे क्या हो रहा है, वी हैव द क्रिएशन ऑफ न्यू ओशन फ्लोर। बोल सकता हूं मैं यहां पर क्या हो रहा है, क्रिएशन ऑफ न्यू ओशियनिक फ्लोर। यहां पर प्लेट बाउंड्रीज देखो, दोनों प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही है। ये प्लेट दूर जा रही है, ये प्लेट दूर जा रही है। व्हाट डज इट मीन? दीज आर डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। यहां पर कौन सी प्लेट बाउंड्रीज बन रही है? डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज बन रही है। अब बड़े ध्यान से देखना, अगर ये वाले रॉक्स को मैं देखूं इस प्लेस पे और इस प्लेस पे रॉक्स को देखूं तो इनकी एज सेम होगी, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सेम होगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक ही समय पे तो बने थे, लेकिन आज ये एक दूसरे से दूर जाते जा रहे हैं। अगर मान लो मैं इस प्लेस पे ये जो 2 डॉट्स खींच रहा हूं, मैं अगर इन दोनों प्लेस पे मैं रॉक्स की एज देखता हूं, केमिकल प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज देखता हूं, सेम मिलेंगी। क्यों? क्योंकि दीज आर द रॉक्स विच आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द मिड ओशियनिक रिजेस। तो जो रॉक मिड ओशियनिक रिज से बराबरी की दूरी पर है उनकी एज सेम मिलेगी, भले ही एक दूसरे से हजारों किलोमीटर दूर हो, लेकिन ये बने तो एक ही समय थे ना। तो मिड ओशियनिक रिज पे न्यू ओशन फ्लोर का क्रिएशन होता है। अब अगर न्यू ओशन फ्लोर कहीं ना कहीं बन रहा है तो कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय भी हो रहा होगा, और अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, अर्थ का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो मिड ओशियनिक रिजेस पे क्या होता है, क्रिएशन ऑफ न्यू ओशन फ्लोर। और जहां पर डिस्ट्रक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल देम द सबडक्शन जोन। आपको दिखाई दे रहा होगा ये ओशन प्लेट नीचे जा रही है। अब अगर 2 ओशियनिक प्लेट टकराती है तो नीचे कौन सी जाती है, जो भारी रहती है। इस हाथ में घड़ी पहनी है, घड़ी के कारण हाथ मेरा भारी हो गया है, तो ये ओशन प्लेट है, तो ये हमेशा कहां चली जाएगी, नीचे चली जाएगी। लेकिन क्या एकदम स्मूथली नीचे जाएगी? नहीं, पहले टकराएगी, एक दूसरे में फ्रिक्शन पैदा होगी और देखा जाए तो ऐसा एक वी शेप वैली बन गई। वी शेप वैली को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट ट्रेंचेस। दीज आर सम ऑफ द डीपेस्ट पॉइंट ऑन अर्थ। और यहां पर ऊपर क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, तो सबडक्शन हो जाता है। अच्छा देखना, 2 ओशन प्लेट टकराई तो भारी वाली नीचे चली गई। अगर एक कॉन्टिनेंट और एक ओशन प्लेट है तो हमेशा कौन नीचे जाएगा, ओशन प्लेट विल ऑलवेज सबडक्ट, क्योंकि कॉन्टिनेंट कभी भी सबडक्ट नहीं करता। ये चीज आपको ध्यान रखना है। सो जो रॉक्स मिड ओशियनिक रिज से इक्वी डिस्टेंट पे, उनकी एज वगैरह सेम होती है, वो आपने जाना। अच्छा, सबसे यंगेस्ट रॉक्स कहां मिलते होंगे ओशन फ्लोर पे? यंगेस्ट रॉक्स आर फाउंड एट द मिड ओशियनिक रिज, क्योंकि अभी अभी बने हुए हैं। और जैसे जैसे आप मिड ओशियनिक रिज से दूर जाते जाओगे रॉक्स की एज क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। बड़ा इजी क्वेश्चन था, राइट। अब यहां पर मैंने बहुत सारी चीजों को एक्सप्लेन कर दिया, आप लोग देख लेना। ऑल अलोंग द मिड ओशियनिक रिजेस वॉल्केनिक इरप्शंस आर कॉमन। ये बात बिल्कुल सही है, मिड ओशियनिक रिज पे वॉल्केनिक इरप्शंस होते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है, वॉल्केनिक इरप्शन वहां पर क्यों होते रहते हैं? क्योंकि मिड ओशियनिक रिज पे ओशन फ्लोर का फॉर्मेशन ही तो वॉल्केनिक इरप्शन के कारण हो रहा है। मैग्मा बाहर आ रहा तभी तो क्या हो रहा है, मिड ओशियनिक रिजेस वगैरह का फॉर्मेशन हो रहा है। दूसरा लिखा, रॉक इक्वी डिस्टेंट ऑन आइदर साइड ऑफ मिड ओशियनिक रिज हैव सिमिलैरिटी इन टर्म्स ऑफ पीरियड ऑफ फॉर्मेशन। मतलब उन रॉक्स की एज सेम होती है, केमिकल कंपोजिशन सेम होता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वगैरह भी सेम होती है। सबसे यंगेस्ट रॉक्स कहां मिलते हैं, दे आर फाउंड एट द मिड ओशियनिक रिजेस। फिर मैंने नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख रखा है, ओशियनिक क्रस्ट रॉक्स आर मच यंगर देन द कॉन्टिनेंटल रॉक्स। मैंने क्या बोल रहा हूं, ओशियनिक रॉक्स आर मच यंगर देन द कॉन्टिनेंटल रॉक्स। अगर आपसे कोई पूछता है कि पहले ओशन आया कॉन्टिनेंट आया, तो आप बोलोगे पहले तो ओशन आया। तो फिर ओशियनिक रॉक्स यंगर कैसे हो गए कॉन्टिनेंटल रॉक्स से? कॉन्टिनेंट के रॉक्स को तो क्या होना चाहिए, यंग होना चाहिए, छोटा होना चाहिए ओशियन फ्लोर से। पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ओशियन फ्लोर यहां पर क्रिएट होता है, यहां पर डिस्ट्रॉय होता है, और ये पूरा एक कन्वेक्शन करंट सेल का एक साइकिल चलता रहता है। मतलब ओशियन बार बार क्रिएट होता है, बार बार डिस्ट्रॉय होता है, और उस पूरी साइकिल को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट विल्सन साइकिल। तो ओशियन में तो क्या चलती है, विल्सन साइकिल चलती है। लेकिन कॉन्टिनेंट अगर एक बार क्रिएट हो जाता है, सो कॉन्टिनेंट वंस क्रिएटेड आर फॉरएवर। कॉन्टिनेंट कभी सबडक्ट नहीं करते हैं। सो ओशियन प्लेट
पे जो रॉक्स हैं उनकी कहीं पर भी एज 200 मिलियन ईयर्स एगो से ज्यादा नहीं मिलती। ऑन द अदर हैंड कॉन्टिनेंट्स आर एज ओल्ड एज 4500 मिलियन ईयर्स ओल्ड। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, काफी ईजी है। चलिए आप क्वेश्चन को देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सी फ्लोर स्प्रेडिंग। इट इज कॉज्ड बाय सिंकिंग मेंटल। सी फ्लोर स्प्रेडिंग क्यों होती है, स्प्रेड क्यों होता है सी फ्लोर, मतलब डाइवर्जेंट बाउंड्री क्यों बनती है, मिड ओशनिक रीजेस क्यों बनते हैं, बिकॉज ऑफ द डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। तो ये पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, बड़ा इजी है। इट इज कॉज्ड बाय सिंकिंग मेंटल नहीं, इट इज कॉज्ड बाय राइजिंग मेंटल। मेंटल राइज करता है तभी तो क्या बनता है, मिड ओशनिक रिज। तो स्टेटमेंट 1 मेरा रॉन्ग हो जाएगा। स्टेटमेंट 2 बोल रहा है इट इज वेरीफाइड बाय द ऑब्जर्वेशन दैट द ओशन क्रस्ट रॉक्स आर मच यंगर देन द कॉन्टिनेंटल रॉक्स। ये बात बिल्कुल सही है, मैंने अभी बताई आपको कि ओशनिक रॉक्स यंगर है कॉन्टिनेंटल रॉक से। क्यों, क्योंकि ओशन गोज थ्रू अ विल्सन साइकिल और कॉन्टिनेंट कभी भी विल्सन साइकिल से पास नहीं होते। कॉन्टिनेंट अगर एक बार बन गए तो वो हमेशा के लिए बन जाते हैं, बिकॉज कॉन्टिनेंट्स नेवर सबडक्ट। और ओशन क्या करता है, 200 मिलियन ईयर से ज्यादा एज उसकी कहीं पर भी नहीं है। ऐसा क्यों है, क्योंकि वो बार बार सबडक्ट करता है और बार बार मिड ओशनिक रिज पे बाहर आता है। तो स्टेटमेंट 2 मेरा करेक्ट हो जाएगा। स्टेटमेंट 3 बोल रहा है द सेडिमेंट ऑन द ओशन फ्लोर गेट अनएक्सपेक्टेडली वेरी थिक ड्यू टू सी फ्लोर स्प्रेडिंग। सी फ्लोर स्प्रेडिंग के कारण सेडिमेंट ऑन द ओशन फ्लोर गेट अनएक्सपेक्टेडली वेरी थिन। थिन होते हैं तभी तो मैग्मा बाहर आ पाता है। ओशन फ्लोर इज थिन, 3 to 5 किलोमीटर थिन। तो ये वाला क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अब पूछ रहा हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट। इनमें से कितने स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, इसका मतलब ओनली ए की स्टेटमेंट सही है, सो दैट इज ए। सो ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। इजी क्वेश्चन था, यहां पर मैंने सारे डिटेल्स वगैरह दे दिए जिसको आप आराम से घर में देख सकते हो। डायग्राम वगैरह, पिक्चर्स वगैरह सारी चीजें प्रोवाइड कर रखी है मैंने आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 बोल रहा है मिड अटलांटिक रिज इज एग्जांपल ऑफ कन्वर्जेंट बाउंड्री। अब आप बोलोगे आपने मिड अटलांटिक रिज तो पढ़ा ही नहीं, मिड ओशनिक रिज तो पढ़ाई है ना। सो इट इज टॉकिंग अबाउट मिड ओशनिक रिज, बट मिड ओशनिक रिज ऑफ अटलांटिक ओशन। सो मिड ओशनिक रिज पे तो क्या होता है, वी हैव डाइवर्जेंट बाउंड्री, और अभी हम समझ के आए तो मिड ओशनिक रिज पे क्या होता है, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री बनती है। सो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। स्टेटमेंट 2 बोल रहा अब सबडक्शन जोन कैन नॉट बी फॉर्म बिटवीन अ ओशन एंड अ कॉन्टिनेंटल प्लेट। ऐसा क्यों, अगर एक कॉन्टिनेंट एक ओशन प्लेट है तो ओशन प्लेट नीचे चली जाएगी तो वहां पर भी सबडक्शन जोन बन सकता है, वहां पर भी ट्रेंचेस बन सकते हैं। इसका तो इवन रियल लाइफ में एग्जांपल भी है कि साउथ अमेरिका के अंदर कौन सबडक्ट कर रहा है, पैसिफिक प्लेट सबडक्ट कर रही है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। तो स्टेटमेंट 2 क्या हो जाएगा, करेक्ट इनकरेक्ट हो जाएगा, बिकॉज अ सबडक्शन जोन कैन बी फॉर्म बिटवीन अ ओशन एंड अ कॉन्टिनेंटल प्लेट। तीसरा क्या बोल रहा है, ट्रांसफॉर्म फॉल्ट्स आर द प्लेन्स ऑफ सेपरेशन जनरली परपेंडिकुलर टू द मिड ओशनिक रिजेस। ये बात बिल्कुल सही है। अब ट्रांसफॉर्म फॉल्ट्स क्या होते हैं वो बताता हूं। देखो, एक होती है डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, प्लेट बाउंड्रीज दूर जा रही है। एक होती है कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज, प्लेट बाउंड्रीज पास आ रही है। एक होती है ट्रांसफॉर्म, ना वो दूर जा रही है ना पास हो रही है, देखो ऐसे मूव कर रही है, राइट, लाइक द सैन एंड्रियास फॉल्ट। तो इसमें हमेशा जो ट्रांसफॉर्म बाउंड्री रहती है वो मिड ओशनिक रिज के परपेंडिकुलर होती है। और कैसे, तो अगेन अपन ने क्वेश्चन नंबर 1 देखा था, उसमें एक बार दोबारा अगर अपन डायग्राम देखेंगे तो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। देखना कैसे, कहां है मिड ओशनिक रिज मेरा, दिस इज मिड ओशनिक रिज है ना, दिस इज मिड ओशनिक रिज। अब ध्यान से देखोगे कि ये वाली प्लेट को देखो, ये कहां जा रही है, इधर जा रही है, ये कहां जा रही है, इधर। तो ये दूर जा रही है, पास जा रही है, नए दूर जा रही है, नए पास जा रहे हैं, दे आर स्लिप पास्ट ईच अदर। इनको बोलते हैं ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। और ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज आर, ध्यान से देखोगे तो दे आर परपेंडिकुलर। ये कैसी है, परपेंडिकुलर टू द मिड ओशनिक रिजेस। तो स्टेटमेंट 3 क्वेश्चन नंबर 2 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो देख लेते हैं, वापस क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं और उसका करेक्ट आंसर अब निकाल देते हैं हम लोग। डायग्राम देख के आपको समझ में आ गया होगा क्या बता रहा हूं मैं। तो स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट। हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट, ओनली स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट। तो मतलब एक ही स्टेटमेंट सही है, तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, ए, दैट इज ओनली 1, क्योंकि एक ही स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट होता है। और ये देखो, ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज को तो अभी छोड़ दिया हम लोगों ने, वो तो समझ लिया। ओशन प्लेट सबडक्ट हो रही है किसके नीचे, कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे। हाँ, अगर ये भी सबडक्ट होगी तो यहाँ पर भी क्या बनेंगे, ये वॉल्केनिक माउंटेन्स बन जाएंगे। और ये सब हम लोग जब माउंटेन्स नाम का टॉपिक करेंगे तो सारी चीज़ों को वहाँ पर समझ लेंगे। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, What evidence is proposed in support of continental drift theory? भाई continental drift theory पे, continental drift theory of Alfred Wegener 1910 to 1912 के बीच में उसने थ्योरी दी थी। इट टॉक्स अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स, पेंजिया पेंथलाजा वगैरह के बात करती है। फिर पेंजिया ब्रेक हो गया, कैसे मूवमेंट हुआ है ना, नॉर्थ और वेस्टर्न डायरेक्शन में कैसे उसने मूव करा, क्या क्या हुआ। लेकिन यह भी हमसे क्या बात कर रहा है कि उसने कौन कौन से एविडेंसेस दिए थे। भाई कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या बोलती कि भाई पहले अर्थ कैसी हुआ करती थी, बोले पहले अर्थ में सिर्फ एक ही कॉन्टिनेंट था, उस कॉन्टिनेंट को क्या बोलते थे, पेंजिया।
पेन मतलब ऑल, जिया मीन्स लैंड, सो ऑल द लैंड मास वर वंस पार्ट ऑफ अ सिंगल लैंड मास नेम्ड पेंजिया। और एक ही बहुत बड़ा ओशियन हुआ करता था जिसको बोलते थे पेंथलाजा। क्या बोलते थे उसको? पेंथलाजा। पेन मीन्स ऑल, थलाजा मीन्स वाटर, सो देयर वाज ओनली वन ओशियन एंड वन कॉन्टिनेंट। बाद में क्या हुआ? ये पेंजिया ब्रेक हो गया 2 पार्ट में। कब हुआ? अराउंड 200 मिलियन ईयर्स एगो ये पेंजिया ब्रेक हो गया 2 पार्ट में। और फिर पेंजिया कैसा हो गया? 2 पार्ट में ब्रेक हुआ तो ऐसा हो गया। नॉर्थ पार्ट का क्या नाम दिया? और साउथ पार्ट को तो हमने बोला गोंडवाना। इंडिया वॉज पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। और नॉर्थ पार्ट को क्या बोल दिया? लॉरेशिया। क्या बोल दिया? लॉरेशिया। और इनके बीच में कौन सी वाटर बॉडी आ गई? टेथीस सी। और वो सारी पिक्चर फिर आप लोगों ने देख ली। अब ये पूछ रहा है कि एविडेंसेस क्या थे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को सपोर्ट करने के। तो उसने कौन कौन से एविडेंस दिए थे? अल्फ्रेड वेगनर ने, उसने 4 एविडेंस दिए थे। कोस्टलाइन फिट, स्ट्रक्चरल एविडेंस, फॉसिल एविडेंस एंड पेलियोक्लाइमेटिक एविडेंस। कोस्टलाइन फिट मतलब उसने 2 कोस्टलाइन को फिट करके देखा था। साउथ अमेरिका को अफ्रीका के साथ फिट किया था और उसने बोला देखो एक ही लैंडमास से टूटे। तो कोस्टलाइन फिट का मतलब क्या? देखो ध्यान से, अफ्रीका में साउथ अमेरिका आज भी फिट होता दिखता है, जबकि आज ये एक दूसरे से हजारों किलोमीटर दूर है। लेकिन क्यों? क्योंकि एक समय अफ्रीका और साउथ अमेरिका एक ही लैंडमास का पार्ट थे। नॉर्थ अमेरिका किसके साथ फिट हो जाता है? यूरोप के साथ फिट हो जाता है। ऐसा क्यों? जबकि आज ये हजारों किलोमीटर दूर है, लेकिन पहले ये एक ही कॉन्टिनेंट का पार्ट थे। तो इसी को क्या बोलते हैं? कोस्टलाइन फिट या जिगसॉ पजल। दूसरा एविडेंस उसने कौन सा दिया? स्ट्रक्चरल एविडेंस। स्ट्रक्चरल मतलब रॉक से रिलेटेड, रॉक्स की एज वगैरह को क्लासिफाई करा, उनका केमिकल कंपोजिशन देखा। तो उसने क्या बताया कि देखना, जो रॉक्स यहां पर ब्राजीलियन प्लेटू में है वहीं यहां पर गल्फ ऑफ गिनी में भी है। क्यों? क्योंकि पहले तो एक ही थे। तो यहां पर क्या है? रॉक्स भी एक जैसे मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि उसने बता दिया भाई ऐसी ऐसी बात है। तीसरा एविडेंस क्या है? फॉसिल एविडेंस। उसने बोला कि जो छोटी छोटी छिपकलियां साउथ अमेरिका में मिलती हैं वही छोटी छिपकलियां कहां मिलती हैं? अफ्रीका में भी मिलती हैं। क्यों? क्योंकि जब ये एक दूसरे से कनेक्टेड थे तो वो क्या होते थे? एक दूसरे के पास जाते रहते थे। जैसे मैंने दिखाया यहाँ पर, ये देखो आप छोटी सी, ये दोनों जगह मूव कर रही है। हाँ, तो इसके फॉसिल्स दोनों जगह हमको मिल जाते हैं। पेलियोक्लाइमेटिक एविडेंस इज रिलेटेड टू द ओल्ड क्लाइमेटिक एविडेंस। इसने जर्मनी में पेड़ों वगैरह की स्टडी करके कुछ क्लाइमेटिक एविडेंसेस दिए थे। अब इसको मैं नहीं बताऊंगा बिकॉज इट इज अ लॉन्ग टॉपिक, आप उसको अपनी रेगुलर क्लासेस में देख लेना। चलो अब अपने क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। एविडेंस उसने क्या क्या दिए थे? 4 एविडेंस दिए थे। जिगसॉ फिट ऑफ द कोस्टलाइन ऑन आइदर साइड ऑफ साउथ अटलांटिक ओशन। हाँ, साउथ अटलांटिक ओशन के दोनों साइड उसने, एक साइड साउथ अमेरिका को देखा था, एक साइड अफ्रीका को देखा था। तो बात बिल्कुल सही है, जिगसॉ पजल तो उसने बताई थी। दूसरा एविडेंस बोल रहा है बेल्ट ऑफ एंशिएंट रॉक्स फ्रॉम ब्राजील कोस्ट मैचेस विद दोज ऑफ वेस्टर्न अफ्रीका। हाँ, गिनी कोस्ट से मैच करते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट स्ट्रक्चरल एविडेंस। तो ये वाली बात भी सही है। थर्ड बोल रहा है ऑकरेंस ऑफ रिच प्लेसर डिपॉजिट ऑफ गोल्ड इन घाना एंड द एब्सेंस ऑफ एनी सच सोर्स रॉक देयर। ये वाली बात भी सही है कि कहीं पर गोल्ड डिपॉजिट मिल रहे हैं लेकिन पेरेंट रॉक में गोल्ड नहीं है, क्योंकि पेरेंट रॉक तो साउथ अमेरिका चला गया। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। तो ये भी स्ट्रक्चरल एविडेंस है। ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट? ऑल 3 आर करेक्ट। सो आंसर इज सी। सो सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। अभी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी हमने रेगुलर क्लासेस में बहुत बढ़िया तरीके से करी है और आप सब उसको वहां पर जाके एक्सेस कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते, क्या बोल रहा है? पोल्स एक्सपीरियंसेस अबाउट 6 months डे एंड 6 months नाइट ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग। पोल्स पे 6 महीने दिन 6 महीने रात ऐसा क्यों होता है? उसके 2 रीजन है कि देखना, एक तो हमारी अर्थ कैसी है? टिल्टेड है। फॉर एग्जांपल सन कहाँ है मेरा? हेयर इज द सन। तो यहां से क्या आ रहा है? सनरेज आ रहा है। अब सनरेज देखो, देखा जाए तो कहां तक आ सकते हैं? सिर्फ इस पॉइंट तक आ सकते हैं ना। इस पॉइंट के आगे सनरेज नहीं जा सकते। अगर अर्थ पूरी भी घूम गई तब भी ये वाला पोर्शन में तो हमेशा रात रहेगी। इसके जो नीचे वाला पोर्शन है यहाँ पे तो हमेशा रात रहेगी। और ऑन दी अदर हैंड सनरेज यहाँ पे कहां तक जा सकते हैं? इस पॉइंट तक जा सकते हैं। तो अगर अर्थ पूरी भी घूम गई तो भी नॉर्थ पोल में तो क्या होगा? पूरे समय दिन ही दिन रहेगा। तो ये 6 महीने ऐसा क्यों चलता है? उसके 2 रीजन है। एक तो अर्थ क्या है? टिल्टेड है। टिल्टेड होने के कारण ही तो ऐसा हो रहा है। अगर अर्थ टिल्टेड नहीं होती तब तो नॉर्थ और साउथ दोनों जगह दिन और रात होती रहती। दूसरा रीजन है कि देखना, अभी तो बात सही है लेकिन अर्थ क्या करेगी? घूमते 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 सन के पीछे चली जाएगी। जब सन के पीछे चली जाएगी तो फिर यहां पर 6 महीने का दिन हो जाएगा और ऊपर 6 महीने की रात हो जाएगी। तो इसके पीछे 2 रीजन है। वन इज द अर्थ इज टिल्टेड और अदर क्या है? अर्थ क्या कर रही है? रिवॉल्यूशन कर रही है। रिवॉल्यूशन कर रही है। देखना, रोटेशन से दिन रात बदलती है लेकिन 6 महीने दिन 6 महीने रात के पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है? रिवॉल्यूशन प्लस टिल्टिंग ऑफ द अर्थ। एक्सियल टिल्ट ऑफ द अर्थ, यस दिस इज द रीजन बिहाइंड 6 month डे एंड 6 month नाइट इन पोल्स। दूसरा बोल रहा कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स क्या होता है? इट इज फोर्स ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। ये किसके ऊपर लगता है? विंड के ऊपर लगता है, वाटर पे लगता है, जो किसी भी चीज की डायरेक्शन को चेंज करता है, स्पीड पे इंपैक्ट नहीं करता। तो यहाँ पर कोरियोलिस फोर्स तो इररिलेवेंट हो जाएगा। कोरियोलिस फोर्स के कारण दिन रात का कोई कनेक्शन नहीं है। तीसरा बोल रहा रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। बात बिल्कुल सही है। अगर रिवॉल्यूशन नहीं होगा तो ध्यान से देखना, हमेशा नॉर्थ पोल में दिन ही दिन बना रहेगा
और साउथ पोल में हमेशा रात ही रात बनी रहेगी लाइफ टाइम के लिए, लेकिन अर्थ क्या करती, रिवॉल्व करती, घूम के उधर चली गई तो फिर साउथ पोल पे दिन हो जाएगा और नॉर्थ पोल पे नाइट हो जाएगी। तो स्टेटमेंट 1 and 3 इज करेक्ट। हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट, 2 स्टेटमेंट आर करेक्ट, सो आंसर हो जाएगा बी, दैट इज ओनली 2। इजी क्वेश्चन था काफी। यहाँ पर मैंने डायग्राम दे रखा है, ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर जो अपन ने डायग्राम बनाया था बिल्कुल उसका उल्टा, हमने नॉर्थ पोल पे दिन कराया था, इन्होंने साउथ पोल के ऊपर दिन कराया। ध्यान से देखोगे अगर पूरी अर्थ घूम भी गई तब भी ये वाला पोर्शन जो व्हाइट कलर से आपको दिखाई दे रहा है यहां पर हमेशा क्या बना रहेगा, यहां पर हमेशा दिन ही बना रहेगा और ऊपर इस वाले पोर्शन में हमेशा रात ही बनी रहेगी। इट इज बिकॉज ऑफ द एक्सियल टिल्ट ऑफ द अर्थ एंड रोटेशन नहीं, रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। Which of these continents form a mirror image and zigzag puzzle of each other? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पे क्वेश्चन है, बोल रहा है इनमें से कौन कौन से कॉन्टिनेंट एक दूसरे की मिरर इमेज बनाते हैं, मतलब एक दूसरे में फिट बैठ जाते हैं और जिगजॉग पजल वाले एविडेंस को प्रूव करने की कोशिश करते हैं। हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया था, साउथ अमेरिकन अफ्रीका, यस दिस इज द करेक्ट आंसर। यूरोप किसके साथ फिट बैठता है, यूरोप एशिया के साथ फिट नहीं बैठता, यूरोप बैठता नॉर्थ अमेरिका के साथ। अफ्रीका और एशिया फिट नहीं बैठते हैं, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना। अफ्रीका किसके साथ फिट बैठता है, साउथ अमेरिका के साथ फिट बैठता। नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, अरे नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका तो कभी थे ही नहीं। नॉर्थ अमेरिका किसके साथ फिट बैठता है, यूरोप के साथ फिट बैठता है। तो ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। काफी इजी क्वेश्चन था, इसका आंसर हो जाएगा ए। और यहाँ पर मैंने दिया हुआ देखो, साउथ अमेरिका अफ्रीका के साथ फिट बैठ रहा है ना। इंडिया किसके साथ बैठ रहा है, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ बैठ रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और हम लोगों ने देखा नॉर्थ अमेरिका किसके साथ फिट बैठता है, यूरोप के साथ फिट बैठता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, अगेन कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पे। वैगनर सजेस्टेड दैट द मूवमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ड्रिफ्टिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स वाज कॉज्ड बाय। वैगनर ने पहले एविडेंसेस दिए, उसके सारे एविडेंसेस को 1 by 1 रिजेक्ट कर लिया, वो हमने रेगुलर क्लासेस में काफी डिटेल में समझे थे। उसके बाद उससे पूछा थ्योरी में कि चलो आप ये सब जो बता रहे हो, पेंजिया था, पेंथलाजा था, तो पेंजिया मूव करता आप बोल रहे हो तभी सारे लैंडफॉर्म बन रहे हैं। सो वाई पेंजिया वॉज मूविंग, वॉट वॉज द फोर्स बिहाइंड द मूवमेंट ऑफ पेंजिया। बोले पेंजिया मूव कर क्यों रहा था, ऐसा कौन सा फोर्स था जो उस पेंजिया को मूव करा रहा था। तो वैगनर ने 2 क्या दिए थे, एविडेंसेस दिए थे बिहाइंड द ड्रिफ्टिंग ऑफ द पेंजिया। बोले पेंजिया क्यों मूव कर रहा है, उसके पीछे 2 फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। जब उसने ये एविडेंसेस दिए थे उसके बाद उसकी पूरी थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया था। तो उसने 2 फोर्स कौन से बनाए थे, एक बताया था पोल फ्लिंग और दूसरा बताया था टाइडल फोर्स। पोल फ्लिंग मतलब फोर्स ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, रोटेशन ऑफ अर्थ के कारण वो बोलता है कि कॉन्टिनेंट्स पे इतना फोर्स लगा कि कॉन्टिनेंट्स मूव करने लग गए। बोले अर्थ जब ऐसे घूमती है ना तो उसके कारण जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसके कारण कॉन्टिनेंट्स क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। साइंटिफिक कम्युनिटी ने इसको रिजेक्ट कर दिया। दूसरा उसने बोला टाइडल फोर्स, टाइडल फोर्स मतलब टाइडल पुल ऑफ सन एंड मून। बोले सन और मून अर्थ पे इतना ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते हैं जिसके कारण कॉन्टिनेंट्स मूव करते हैं। साइंटिफिक कम्युनिटी ने बोला कि अगर इतना फोर्स होता ना तो उनको आज से 10,000 गुना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता तब जाके कॉन्टिनेंट मूव करा पाते, और अगर सन 10,000 गुना ज्यादा फोर्स लगाता तो अर्थ सन के अंदर गिर गई होती, अभी तक हम लोग बचते ही नहीं। बोले आप क्या बकवास कर रहे हो, और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को क्या कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। मगर हाँ उसने तो यही 2 ड्राइविंग मैकेनिज्म बताए थे, ये बात सही है। सो विच ऑफ द अबव इज आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट, सो आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आया होगा, है ना। उसने 2 मैकेनिज्म बताया था, ड्राइविंग मैकेनिज्म मतलब व्हाट मूव्स द कॉन्टिनेंट, व्हाट मूव्स द पेंजिया, ग्रेविटेशनल और टाइडल पोल ऑफ सन एंड मून, पोल फ्लिंग मींस फोर्स ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने के पहले फ्रेंड्स एक बार समझ लेते हैं कि अगर आप लोग भी यूपीएससी और एमपीपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हो, दैट टू एट मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस ऑफ ₹4,500 ओनली, जिसमें आपको प्री प्लस मेंस का कंप्लीट 1 ईयर बैच मिलता है, तो आप हमारी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, दैट इज परसिवरेंस IAS। और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना है। क्वेश्चन नंबर 7, द थिनेस्ट ऑफ ऑल लेयर ऑन अर्थ। बोले अर्थ में 3 लेयर है, क्रस्ट, मेंटल, कोर, उसमें सबसे थिन कौन सी है, एकदम इजी क्वेश्चन है, कौन सी है सबसे थिन, क्रस्ट है। और ये हमने कल भी कह रहा था, क्रस्ट कितनी है, ज्यादा से ज्यादा 30 to 60 किलोमीटर थिक है, दैट इज कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। क्रस्ट को भी 2 पार्ट, ओशनिक क्रस्ट एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ओशनिक क्रस्ट तो 3 to 5 किलोमीटर ही थिक थी, लेकिन कॉन्टिनेंटल कितनी थी, अराउंड 30 to 60 किलोमीटर थिक हुआ करती थी। लेकिन 30 to 60 किलोमीटर भी अगर अर्थ का रेडियस देखा जाए 6400 किलोमीटर, तो इसके आगे तो बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाती है। तो क्रस्ट इज द थिनेस्ट लेयर ऑफ ऑल द लेयर्स ऑन अर्थ, बट क्रस्ट इज ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर बिकॉज इसी के ऊपर सारी लाइफ फॉर्म सस्टेन भी करती है। ये दिखाई भी दे रहा है आपको, ये जो खोल खोल दिख रही है क्रस्ट, बोले यही क्या है, क्रस्ट है। बाकी मेंटल आपको दिख रहा है, फिर ये आउटर कोर, ये इनर कोर। इनर कोर कैसा है तो आप लोगों को पता है, इनर कोर इज सॉलिड। आउटर कोर कैसा है, प्लाज्मा स्टेट में, प्लाज्मा मतलब वेरी हॉट फ्लूइड, और यही प्लाज्मा सॉलिड इनर कोर के अराउंड घूमता है, जिसके कारण अर्थ में क्या निकलती है, मैग्नेटिक फील्ड निकलती है। एंड वी नो अबाउट द इंटीरियर ऑफ अर्थ फ्रॉम द अर्थक्वेक वेव्स। अर्थक्वेक वेव्स पे जब क्वेश्चन आएंगे तब हम समझेंगे कि हाउ अर्थक्वेक वेव्स एक्सप्लेन्स द लेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ इंटीरियर ऑफ अर्थ। क्वेश्चन नंबर 8,
अबाउट 98% ऑफ द टोटल क्रस्ट ऑफ अर्थ इज कंपोज्ड ऑफ 8 एलिमेंट्स। बोले जो क्रस्ट है उसका 98% किससे बना हुआ है? टोटल 8 एलिमेंट से बना हुआ है। दीज एलिमेंट्स मोस्ट लाइकली डू नॉट इंक्लूड, बोले इसमें कौन सा एलिमेंट नहीं है, मतलब आपसे मेजर 8 एलिमेंट्स अगर आपको पता है तो नोवा में जो भी है वो इंक्लूडेड नहीं होगा। तो पहले बोल रहा ऑक्सीजन, भाई अराउंड 46% ऑफ द क्रस्ट इज मेड अप ऑफ ऑक्सीजन। कार्बन नहीं, कार्बन से नहीं बना, तो ये पूछ रहा डू नॉट इंक्लूड, तो यस कार्बन मेरा आंसर हो जाएगा। सिलिकॉन, हाँ हम लोग देखते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट किससे बना हुआ? सियाल, सिलिका एंड एल्यूमिनियम। ओशनिक क्रस्ट किससे बना हुआ? सीमा, सिलिका एंड मैग्नीशियम, तो आना ही चाहिए। आयरन, आयरन भी है मेजर कंपोनेंट, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना। तो सिलिकॉन और आयरन आएगा, कार्बन नहीं आएगा। और ये मैंने डायग्राम कहाँ से उठाया? एनसीईआरटी से उठाया। अराउंड 46% ऑफ द क्रस्ट इज मेड अप ऑफ ऑक्सीजन। उसके बाद सबसे ज्यादा कौन है? सिलिकॉन, फिर एल्यूमिनियम, फिर आयरन। अगर मैं पूरी अर्थ के बारे में बात करूं, देखो यहाँ पर क्वेश्चन दे रहा था क्रस्ट में सबसे ज्यादा कौन है, तो बोले सबसे ज्यादा कौन है? ऑक्सीजन, है ना। ये तो पूछ रहा था कौन सा नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूं अगर पूरी क्रस्ट की बात होती है तो सबसे ज्यादा कौन है? ऑक्सीजन। लेकिन अगर पूरी अर्थ एज अ होल की बात होती है तो सबसे ज्यादा क्या है? देन आयरन इज मैक्सिमम। लेकिन आयरन टुवर्ड्स द सेंटर चला गया बिकॉज आयरन इज हैवियर, है ना, और उसको आयरन कैटास्ट्रॉफी बोलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी क्लासिफाइड एज एंडोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस। भाई जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस क्या होती है, उसमें भी एंडोजेनिक पूछा है। जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस आर द प्रोसेसेस रिलेटेड विद द चेंज इन द कॉन्फिगरेशन ऑफ लैंडफॉर्म्स। ये लैंडफॉर्म से रिलेटेड प्रोसेसेस होती है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। अब आप बोलोगे व्हाट इज दिस लैंडफॉर्म? एनीथिंग दैट वी सी ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ इज लैंडफॉर्म। जो भी चीजें हमको सर्फेस के ऊपर दिखाई देती हैं, जो भी फिजिकल फीचर्स दिखाई देते हैं, वो सब क्या है? लैंडफॉर्म्स है। लैंडफॉर्म मतलब क्या हो सकता है? माउंटेन कैन बी अ लैंडफॉर्म, रिवर वैली कैन बी अ लैंडफॉर्म, है ना, डेजर्ट कैन बी अ लैंडफॉर्म, है ना, कुछ भी, प्लेटू कैन बी अ लैंडफॉर्म। जो भी चीजें आपको अर्थ के सरफेस पे दिखाई देती है वो सब क्या है? लैंडफॉर्म है। और उन्हीं से रिलेटेड प्रोसेसेस को हम क्या बोलते हैं? जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। अब जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस क्या करती हैं? या तो वो लैंडफॉर्म को क्रिएट करती है, या तो उसको चेंज करती है, या तो उसको डिस्ट्रॉय करती है। सो द प्रोसेसेस रिलेटेड विद द चेंज इन द कॉन्फिगरेशन ऑफ लैंडफॉर्म इज जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। अब जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस दो तरीके की हो सकती है, एक होती है एंडोजेनिक और एक होती है एक्सोजेनिक। एंडोजेनिक प्रोसेसेस वो होती है दैट आर ऑपरेटिंग फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ अर्थ। ये कहां से ऑपरेट करती है? अर्थ के इंटीरियर से ऑपरेट करती है। और एक्सोजेनिक प्रोसेसेस वो होती है जो बाहर से ऑपरेट करती है थ्रू एक्सटर्नल एजेंट्स। ये किसके थ्रू ऑपरेट करती है? थ्रू एक्सटर्नल एजेंट्स। एक्सटर्नल एजेंट्स कौन से हो सकते हैं? लाइक एयर, वाटर, विंड, ग्लेशियर, सनलाइट, ये सब क्या होती है? एक्सटर्नल एजेंट्स। ये भी लैंडफॉर्म में कॉन्फिगरेशन में चेंज लाने की कोशिश करते हैं। पहले देख लेते हैं एंडोजेनिक। एंडोजेनिक दो तरीके की हो सकती है, डायस्ट्रोफिज्म एंड सडन। डायस्ट्रोफिज्म मतलब स्लो प्रोसेस दैट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ इयर्स टू फॉर्म अ लैंडफॉर्म। देखना उसमें दो होती है, ओरोजेनिक और एपिरोजेनिक। ओरो मींस माउंटेन्स, सो द प्रोसेसेस रिलेटेड विद द क्रिएशन ऑफ माउंटेन्स आर ओरोजेनिक प्रोसेसेस। एपिरो मतलब होता है कॉन्टिनेंट्स, द प्रोसेसेस व्हिच आर रिलेटेड विद द क्रिएशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स आर एपिरोजेनिक प्रोसेसेस। मतलब डायस्ट्रोफिज्म में क्या हो रहा है? क्रिएशन हो रहा है मेनली। यहां पर मेनली क्या हो रहा है? क्रिएशन। क्रिएशन ऑफ व्हाट? आइदर माउंटेन और कॉन्टिनेंट। दूसरी होती है एंडोजेनिक, जो अंदर से ही लगती है लेकिन वो सडन होती है। फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक्स, वोल्केनिज्म, तो ये कैसी होती है? एकदम सडन होती है, इसका इंपैक्ट एकदम तुरंत दिखाई देने के लिए मिलता है हमको। अब देखना एंडोजेनिक में मेनली क्या होता है? हियर वी हैव क्रिएशन ऑफ लैंडफॉर्म्स। फॉर एग्जांपल एक माउंटेन बन गया। अब अगर माउंटेन बन गया, फॉर एग्जांपल अगर मैं लेता हूं अरावलीज। अरावलीज वंस यूज्ड टू बी हायर देन दैट ऑफ हिमालयस। अरावलीज एक समय हिमालयस से भी ऊंचे थे, लेकिन आज तो वो बहुत ज्यादा इरोड हो गए हैं। तो वो इरोड किसने किया? तो वो एक्सोजेनिक प्रोसेसेस ने किया, क्योंकि एक बार कोई भी चीज बन गई तो एक्सोजेनिक प्रोसेसेस हमेशा ऑपरेट करती है, एक्सटर्नल एजेंट्स हमेशा ऑपरेट करते हैं। और वो किसके थ्रू करते हैं? एयर, वाटर, विंड, ग्लेशियर। और उन सबको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल देम एक्सटर्नल एजेंट्स या डेन्यूडेशनल एजेंट्स। अब डेन्यूडेशन का मतलब क्या होता है? इट इंक्लूड्स 4 प्रोसेसेस, वेदरिंग, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन। वेदरिंग का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज का अपनी जगह पर टूट जाना। अरावलीज एक दिन में थोड़ी खत्म हो होंगे, पहले रोज अरावलीज पे धूप पड़ी होगी, पानी पड़ा होगा, जिसके कारण क्या होगा? उसके रॉक्स उसी जगह पर टूट गए होंगे, ऑन साइट या इन सीटू डिसइंटीग्रेशन हुआ होगा। फिर धीरे धीरे हवा, पानी उसको क्या कर रही होगी? मिट्टी को, धूल को उड़ा के ले जाना शुरू हो गई होगी। तो फिर अरावलीज की हाइट कम हो रही होगी। तो जब हाइट कम होती है तो हम क्या बोलते हैं? डिक्रीज इन एलिवेशन इज इरोजन। इरोजन क्यों होता है? बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अगर कोई चीज कहीं से गई है तो कहीं ना कहीं तो डिपॉजिट भी होती होगी। तो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो डिपोजिशन भी हो रहा है। तो मतलब ये चारों प्रोसेस एक साथ ऑपरेट करती है, और इन्हीं प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल देम डेन्यूडेशनल प्रोसेसेस दैट आर एक्सोजेनिक प्रोसेसेस। चलिए अब क्वेश्चन को देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी क्लासिफाइड एज एंडोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस। बोले इनमें से कौन सी ऐसी प्रोसेस है जो इंटीरियर से ऑपरेट करती है? वेदरिंग, विंड इरोजन, डिपोजिशन, डायस्ट्रोफिज्म, वोल्केनिज्म। देखना वेदरिंग, वेदरिंग, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन, ये तो कौन सी प्रोसेस थी? एक्सोजेनिक थी, जो एक्सटर्नल एजेंट से लगती है। तो स्टेटमेंट 1 और 2 क्या हो गया? इनकरेक्ट। डायस्ट्रोफिज्म, हाँ स्लो प्रोसेस थी, दो थी, ओरोजेनिक और एपिरोजेनिक। ओरो मतलब रिलेटेड टू क्रिएशन ऑफ माउंटेन, जो अंदर से लगती है। एपिरोजेनिक मींस रिलेटेड विद द क्रिएशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स, वो
से लगती, तो ये बात सही है। वॉल्केनिज्म, यस, ये भी एंडोजेनिक थी और सडन थी, सडन में दो थे, वॉल्केनिज्म और अर्थक्वेक, तो बट यस बोथ आर एंडोजेनिक प्रोसेसेस, एक स्लो है एक सडन है। अब क्या बोल रहा है, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड बिलो, इनमें से कौन कौन सही है, 3 and 4 आर करेक्ट, 3 and 4 आर गिवन इन सी, सो सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। समझ में आ गया होगा आप लोगों को कैसे सॉल्व हुआ है, ये मैंने दिया हुआ है, जियोमॉर्फिक प्रोसेस दो हो सकती है, एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक, आराम से चार्ट बना दिया। स्लो में डायस्ट्रोफिज्म और सडन, यहाँ पे डेन्यूडेशन मतलब वेदरिंग, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन। वेदरिंग का मतलब होता है ऑन साइट डिसइंटीग्रेशन, और वेदरिंग भी दो हो सकती है, केमिकल वेदरिंग और फिजिकल वेदरिंग। जब इस पे क्वेश्चन आएगा तब अभी इसको अपन डील कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 1 बोल रहा है इन द प्रोसेस ऑफ ओरोजेनी, ओरो मतलब माउंटेन्स, जेनी मींस रिलेटेड टू द क्रिएशन ऑफ माउंटेन्स, द प्रोसेसेस रिलेटेड विद द क्रिएशन ऑफ माउंटेन्स आर ओरोजेनिक प्रोसेस। तो बस माउंटेन से रिलेटेड प्रोसेस पे क्वेश्चन आ गया। इन द प्रोसेस ऑफ ओरोजेनी द क्रस्ट इज सीवियरली डिफॉर्म्ड इनटू फोल्ड्स एंड दस इट इज कॉल्ड माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस। यस, ओरोजेनी का मतलब ही होता है माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस, ये आपको ध्यान रखना है। और जब फोल्ड्स मतलब क्रस्ट एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएगा, फोल्ड हो जाएगा, तो क्या बनाएगा, फोल्ड माउंटेन्स बनाएगा, लाइक द हिमालयाज। तो बात बिल्कुल करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 देख लेते हैं, ड्यू टू एपिरोजेनी, एपिरोजेनी मतलब प्रोसेसेस रिलेटेड विद द क्रिएशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स, देयर मे बी अ सिंपल डिफॉर्मेशन इन द क्रस्ट एंड थस इट इज कॉल्ड कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग प्रोसेस। बात बिल्कुल सही है, दोनों की डेफिनेशन दे रहा है। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड बिलो, बोथ ऑफ देम आर करेक्ट, सो आंसर इज सी, सो सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। अब अगर कोई भी आपसे पूछता माउंटेन्स मतलब क्या होता है, व्हाट आर माउंटेन्स, तो एनी एलिवेशन कैन बी माउंटेन, कोई भी एलिवेशन है वो क्या, उसका शेप कैसा भी हो, राउंडेड हो, कोनिकल हो, कैसा भी शेप हो, अगर वो सरफेस से उठा हुआ है तो हम उसको क्या बोलेंगे, माउंटेन्स। तो क्या एक छोटा सा पत्थर भी माउंटेन है, देखा जाए तो हाँ, बट हम जनरली उनको माउंटेन बोलते हैं दैट आर मोर देन 1000 मीटर, तो जिनकी हाइट 1000 मीटर से ज्यादा होती है हम उनको क्या बोलते हैं, वी कॉल देम माउंटेन। अगर 1000 मीटर से कम हाइट है तो उनको बोलेंगे हिल्स, हिलॉक्स, नॉल्स वगैरह। अगर माउंटेन का मतलब क्या होता है, सिंगल पीक इज माउंटेन, लाइक माउंट एवरेस्ट, बट हिमालय इज अ रेंज, क्योंकि वहां पर बहुत सारे माउंटेन्स हैं, तो ये चीज आपको ध्यान रखना। सो माउंटेन रेंज मींस ग्रुप ऑफ माउंटेन्स, ये एक माउंटेन, ये एक माउंटेन, ये बहुत सारे माउंटेन है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वी कॉल इट अ रेंज। तो हिमालय इज अ रेंज, अरावली इज अ रेंज, वेस्टर्न घाट इज अ रेंज। लेकिन अगर एक सिंगल माउंटेन की बात करूं, K2 इज अ माउंटेन, नंदा देवी इज अ माउंटेन, है ना, माउंट एवरेस्ट इज अ माउंटेन, क्यों, क्योंकि सिंगल है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेदरिंग। वेदरिंग पे क्वेश्चन आ गया। अभी हम लोगों ने जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस देखी, जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस में 4 थी, वेदरिंग, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन। तो वेदरिंग भी 2 टाइप की हो सकती है, फिजिकल और केमिकल वेदरिंग। तो पहले देख लेते हैं केमिकल वेदरिंग, फिर समझते हैं फिजिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग 4 टाइप की होती है, ऑक्सीडेशन, हाइड्रेशन, कार्बोनेशन, चिलेशन। वेदरिंग का मतलब क्या होता है, तो वेदरिंग का मतलब आपको पता होगा ऑन साइट डिसइंटीग्रेशन, ऑन साइट या फिर इन सीटू डिसइंटीग्रेशन। इन सीटू मतलब कोई भी रॉक है, कोई भी माउंटेन है, फॉर एग्जांपल इसकी वेदरिंग हुई तो ये अपनी जगह पर ही क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखना, उसी को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट वेदरिंग। वेदरिंग होने के बाद ही इरोजन होता है, मतलब डिक्रीज इन एलिवेशन, फिर ही ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन वर्क करते हैं। सो वेदरिंग कैसे होता है, वो केमिकल प्रोसेस के कारण भी हो सकता है, फिजिकल प्रोसेस के कारण भी हो सकता है। केमिकल के कारण होगा तो बोलेंगे केमिकल वेदरिंग, उसमें 4 है। तो पहला समझते हैं हाइड्रेशन। हाइड्रेशन मतलब माउंटेन है, रॉक्स है, उसके अंदर क्या हो सकते हैं, सॉल्ट्स हो सकते हैं। तो हाइड्रेशन में कौन वर्क करता है, वाटर। अगर वाटर बार बार रॉक्स में जाएगा तो उसके सॉल्ट्स में क्या होगा, बार बार एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन, और बार बार रिपीटेडली एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन के कारण रॉक में क्या आ जाएंगे, क्रैक्स आ जाएंगे, और वो क्या हो जाएगा, वेदर हो जाएगा। दूसरा दिया हुआ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मींस बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑक्सीजन, अगर वहां पर क्रैक्स आ जाते हैं तो भी हम क्या बोलेंगे उसको, केमिकल वेदरिंग। कार्बोनेशन, कार्बोनेशन मतलब होता है बिकॉज ऑफ द involvement of CO2, CO2 मतलब sometime CO2 reacts with some rocks to form weak carbonic acid, और वो weak carbonic acid उसको क्या कर देते हैं, वेदर कर देते हैं रॉक को। फॉर एग्जांपल ताजमहल, ताजमहल के पास बोले व्हीकल क्यों नहीं चलने देना, क्योंकि व्हीकल एमिट CO2, CO2 क्या करता है, रेन वाटर के साथ मिक्स हो जाता है और फिर ताजमहल पे गिरेगा तो वीक कार्बोनिक एसिड बना देगा और ताजमहल को क्या कर देगा, वेदर कर देगा। दैट वी डू नॉट वांट। लास्ट क्या दिया हुआ, चिलेशन। चिलेशन मतलब क्या होता है कि जो कुछ कोनीफेरस ट्रीज वगैरह रहते हैं, चूंकि वो काफी ठंडे एरिया में रहते हैं, वहां पे मिट्टी भी जम जाती है, सो उन कोनीफेरस ट्रीज की रूट्स में से एक केमिकल सीक्रेट होता है दैट हेल्प्स इन द ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स, ब्रेकिंग ऑफ आइस, ताकि वो मिट्टी बनाते हैं तो उनकी रूट से जो केमिकल निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को वी कॉल इट चिलेशन। ये कहां पर होती है, काफी ठंडे एरियाज में होती है। एक तो हो गया केमिकल वेदरिंग। अब समझते हैं फिजिकल वेदरिंग क्या होता है। एक होता है फ्रीज एंड थॉ। फ्रीज एंड थॉ मतलब क्या होता है, देखना, थॉ मतलब पिघल जाना, दिन में धूप पड़ी पत्थर पिघल गया, रात में ठंड पड़ी पत्थर जम गया, तो बार बार क्या हो रहा है, पिघलना जमना, पिघलना जमना। तो रिपीटेडली ऐसा होगा तो क्या हो जाएगा, रॉक में क्रैक आ जाएगा। दूसरा दिया हुआ अनलोडिंग। अनलोडिंग का मतलब क्या, फॉर एग्जांपल एक बहुत बड़ा ग्लेशियर था माउंटेन के ऊपर, अब ग्लेशियर मेल्ट हो गया, उस पे से वेट हट गया तो माउंटेन क्या होगा, एक्सपांड करेगा, और एक्सपांड करेगा तो उसमें क्या हो जाएगी, वेदरिंग हो जाएगी। एक्सफोलिएशन मतलब उघड़ जाना। फॉर एग्जांपल ये एक प्लेटू था, ये प्लेटू था, इसके ऊपर क्या थी, फॉर एग्जांपल दिस इज डेजर्ट,
पूरी सैंड चली गई, एक्सफोलिएट हो गया, आउटर एटमॉस्फेयर में एक्सपोज हो गया, या फिर ग्लेशियर था मेल्ट हो गया, तो अब नीचे के रॉक्स क्या होगा, एक्सपोज होगा, एक्सपोज होगा तो फिर वो एक्सटर्नल एजेंट्स उस पर वर्क करेंगे और उसको क्या कर देंगे, वेदर कर देंगे। लास्ट क्या लिखा हुआ, शैटरिंग। शैटरिंग मतलब चटक जाना। चटकते कैसे, आप लोगों ने बचपन में लालटेन वगैरह देखे होंगे, लाइट जाती थी, अपन लालटेन जलाते थे, कांच बहुत गर्म होता था, अगर आप कांच को अचानक ठंडा करते हो तो क्या होता, कांच टूट जाता। इसी प्रकार से रॉक्स में मान लो दिन में बहुत तेज धूप पड़ी, अचानक से पानी गिर गया तो क्या हो जाएंगे, शैटर हो जाएंगे, चटक जाएंगे, और चटक गए तो हम क्या बोलेंगे, वेदरिंग हैपेंड। समझ में आ गया आपको। तो वेदरिंग दो टाइप की होती है, मैंने आपको बता दी, फिजिकल और केमिकल। अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ वेदरिंग के बारे में बात कर रहा है। स्टेटमेंट 1 बोल रहा है सॉल्ट इन द पोर स्पेस ऑफ रॉक अंडरगो रैपिड एंड रिपीटेड हाइड्रेशन एंड हेल्प्स इन रॉक फ्रैक्चरिंग। बात बिल्कुल सही है। ये कौन सी वेदरिंग के बारे में बात कर रहा है, केमिकल वेदरिंग, और केमिकल वेदरिंग में भी हाइड्रेशन के बारे में बात कर रहा है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। स्टेटमेंट 2 देख लेते हैं, ऑक्सीडेशन कैन कॉज रॉक ब्रेकडाउन ड्यू टू डिस्टर्बेंस कॉज बाय एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। हाँ, ये भी केमिकल वेदरिंग में हमने देखा था, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑक्सीजन रॉक्स में वेदरिंग हो जाती है। तो स्टेटमेंट 2 भी मेरा क्या करेक्ट है। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड बिलो, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, सो आंसर इज सी। सो सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, अगेन वेदरिंग के ऊपर है। वेदरिंग ऑफ रॉक्स कैन बी कॉज्ड बाय, वेदरिंग ऑफ रॉक्स क्यों होती है, अभी अपन ने समझ लिए, सीपेज ऑफ वाटर, वाटर के सीपेज से होती है क्या, हाँ, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट हाइड्रेशन। हाइड्रेशन के कारण ये वेदरिंग होती है, तो बात बिल्कुल सही है। थर्मल स्ट्रेस से होती है कि हाँ, फिजिकल वेदरिंग में देखा था हमने फ्रीज एंड थॉ, फ्रीज एंड थॉ, तो ये उसके पीछे का क्या रीजन है, थर्मल फिजिकल वेदरिंग, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीज एंड थॉ, तो ये वाली बात भी सही है, इसके कारण भी वेदरिंग हो जाती है। प्लांट रूट पेनिट्रेशन इन द रॉक, हाँ, अभी हमने समझा था चिलेशन। चिलेशन मतलब किसका, ये केमिकल वेदरिंग। तो प्लांट की रूट्स क्या करती हैं, पेनिट्रेट करती हैं रॉक्स में, और इवन केमिकल वगैरह भी सीक्रेट करती है जो उसको वेदर करने में हेल्प करते हैं। फ्रॉस्ट एक्शन, फ्रीज एंड थॉ देखा था, तो डेफिनेटली फिजिकल वेदरिंग में आएगा। ऑल ऑफ देम आर करेक्ट, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड बिलो। ऑल ऑफ देम कहाँ दिया, 1 2 3 4, 1 2 3 4 इज गिवन इन डी, सो डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। ईजी था, ये मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, आप लोगों ने सारी चीजें समझ ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। इफ द अर्थ स्टार्ट्स रोटेटिंग ईस्ट टू वेस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग शैल बी करेक्ट। अभी अर्थ कैसे रोटेट करती है, वेस्ट टू ईस्ट करती है, तो हम लोगों को पता है कि अभी मैं प्रेजेंट सिचुएशन बना रहा हूँ। व्हाट इज दिस, इज प्रेजेंट सिचुएशन। प्रेजेंट सिचुएशन में अर्थ कैसे मूव कर रही है, हमारी वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रही है। कैसे मूव कर रही है, वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रही है। अब आप बोलोगे सर सन तो ईस्ट से निकलता है और ढलता हुआ वेस्ट दिखता, बिल्कुल सही है। जब आप ट्रेन में बैठते हो आपको सारी चीजें पीछे जाती हुई दिखाई देती, पेड़ पौधे, लेकिन एक्चुअली आप आगे जा रहे होते, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो ये मैंने क्या लिया, फॉर एग्जांपल दिस इज द लाइन पासिंग थ्रू लंदन और ग्रीनविच। अर्थ कैसे मूव करती है, वेस्ट टू ईस्ट, तो मैं इसको ऐसे सिंबल से डोनेट कर दूंगा। अब जो भी प्लेसेस ईस्ट में रहती है वहाँ पर टाइम कैसा चलता है, प्लस में चलता है, और जो भी प्लेसेस वेस्ट में वहाँ पर टाइम कैसा चलता है, माइनस में चलता है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं बेसिक्स में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर इसका उल्टा हो जाए कि अब अर्थ कैसे घूम रही है, अब ऐसे घूम रही है, तो जहां पर टाइम माइनस में था अब प्लस में हो जाएगा, और जहां पर प्लस में था वहां पर माइनस में हो जाएगा। तो ये चीज सिंपल है, अगर आप उल्टा अर्थ को घुमाओगे तो उल्टा होने लग जाएगा। तो बोल रहा है प्लेसेस वेस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी बिहाइंड द ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। तो ये वेस्ट में प्लेसेस है, ये ईस्ट में प्लेसेस है। देखो बोल रहा है प्लेसेस वेस्ट ऑफ ग्रीनविच, ये लाइन ग्रीनविच से गुजर रही, तो वेस्ट में जो प्लेसेस है विल बी बिहाइंड द ग्रीनविच टाइम, नहीं, बिहाइंड द ग्रीनविच टाइम तो नॉर्मल सिचुएशन में, लेकिन अब अर्थ उल्टी घूम रही, सो विल बी बिहाइंड नहीं, विल बी अहेड आएगा यहाँ पर, तो अब उल्टा हो जाएगा। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। दूसरा देख लेते हैं, प्लेसेस लोकेटेड ऑन द सेम लॉन्गिट्यूड नॉर्थवर्ड्स विल बी अहेड इन द टाइम देन दोज लोकेटेड साउथवर्ड। देखना भाई, हर लॉन्गिट्यूड, ये एक पूरा लॉन्गिट्यूड है जो नॉर्थ से शुरू होता है साउथ पे खत्म होता है, इस पे कितनी भी प्लेसेस क्यों ना हो, ये समझ में आ रहा है आपको, इस पे कितनी भी प्लेसेस क्यों ना हो, सब जगह एक ही टाइम चलेगा, क्योंकि टाइम जोन किससे डिसाइड होता है, लॉन्गिट्यूड जब चेंज होता है। अगर सेम लॉन्गिट्यूड है तो वहां पर हमेशा टाइम जोन क्या होगा, सेम होगा, चाहे यूरोप हो चाहे अफ्रीका हो, यहाँ पर पूरी लाइन पे क्या होगा, टाइम जोन सेम होने वाला है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। सो लॉन्गिट्यूड जब तक चेंज नहीं होगा, जब तक टाइम चेंज नहीं होगा, तो ये क्या बोल रहा है, नॉर्थ और साउथ में अगर आप जाओगे तो उससे टाइम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब तक आप ईस्ट और वेस्ट मूव नहीं करोगे, जब तक टाइम जोन चेंज नहीं होगा। सो ये वाला भी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। विच ऑफ द अबव इज आर करेक्ट, बोथ ऑफ देम आर इनकरेक्ट, सो आंसर इज डी। सो डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन 13। काफी इजी क्वेश्चन था जो आप लोग ऑलरेडी कर चुके हो क्लास 6 के या 7 की एनसीईआरटी में। अगेन आगे अगले क्वेश्चन पे चलने के पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं, अगर आप लोग भी यूपीएससी और एमपीपीएससी का न्यू बैच ज्वाइन करना चाहते हो, दैट टू एट मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस ऑफ ₹4,500 ओनली, जिसमें आपको प्री प्लस मेंस का कंप्लीट 1 ईयर बैच प्रोवाइड किया जाएगा, तो आप हमारी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो और कंप्लीट कंटेंट को एक्सेस कर सकते हो। ये जो आप एमसीक्यू सीरीज देख रहे हो ये कंप्लीटली यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है, अगर आपको इसको पूरा देखना है तो आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगी, वहाँ पर बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में कंप्लीट एमसीक्यू सीरीज आपको देखने के लिए मिल जाएगी, जहाँ पर पॉलिटी कंप्लीट हो चुका है, इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो चुका है, ज्योग्राफी ऑन गोइंग है, हिस्ट्री ऑन गोइंग है,
एनवायरनमेंट कंप्लीट हो चुका है, तो आप सारे लेक्चर को अलॉन्ग विद देयर पीडीएफ वहाँ पर एक्सेस कर सकते हो, जिसमें आपको कोई एडवर्टाइजमेंट वगैरह देखना नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। असर्शन रीजनिंग वाला क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। असर्शन बोल रहा है देयर इज अ टाइम डिफरेंस ऑफ नियरली 2 आवर्स बिटवीन ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ अवर कंट्री। बात बिल्कुल सही है, देयर इज अ टाइम लैग ऑफ 2 आवर बिटवीन गुजरात एंड अरुणाचल प्रदेश। क्यों? क्योंकि देखा जाए ऐसा ही है, तो यहां पर अगर ये है व्हाट इज दिस अरुणाचल प्रदेश एंड व्हाट इज दिस गुजरात, इन दोनों के बीच में कितना है लॉन्गिट्यूड का गैप 30 डिग्रीज। और हम लोगों को पता है अर्थ टोटल कितना घूमती है 360 डिग्री, कितने घंटे में घूमती है 24 घंटे में। सो वो एक घंटे में कितने डिग्रीज घूम जाती होगी, तो हम 360 को 24 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 12 से कटा 2, 12 से कटा 3 मतलब 30। तो एक घंटे में अर्थ कितना घूमती है 15 डिग्रीज घूमती है। सो 2 घंटे में 30 डिग्री का गैप आ जाएगा। तो हाँ, सो देयर इज अ टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स बिटवीन गुजरात एंड अरुणाचल प्रदेश, है ना। तो ये बात बिल्कुल सही है। रीजन क्या बोल रहा है, देयर इज लॉन्गिट्यूडनल वेरिएशन ऑफ नियरली 30 डिग्री बिटवीन द ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ कंट्री। बिल्कुल, टाइम जोन कब चेंज होते हैं, बिकॉज ऑफ लॉन्गिट्यूड। तो लॉन्गिट्यूड के कारण ये चेंज आ रहा है, लेकिन हमने इस चेंज को कैसे कंपनसेट किया, हमने एक स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम ले लिया दैट पासेस थ्रू मिर्जापुर और प्रयागराज। तो ये चीज आपको ध्यान रखना, रीजन भी करेक्ट है और असर्शन को रीजन एक्सप्लेन भी। सो इन द कंटेक्स्ट ऑफ द अबव व्हिच ऑफ these is correct, A is correct and R is appropriate explanation of A, so A is the correct answer of question number 14। easy question है, बेसिक्स क्वेश्चन है, 6-7 क्लास के एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, इसलिए इनको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। 15 क्या बोल रहा है, which of these are of equal length, all parallel। देखो इक्वल लेंथ आप लोग हमेशा अर्थ को ऐसे ही बनाते हो, राइट, या तो 2 डायमेंशनल बनाते हो। ध्यान रखना कभी भी 3D फिगर को 2D नहीं खोला जा सकता। ये जो 2 लाइनें सबसे दूर दिखती हैं एक्चुअली वो एक ही है, क्योंकि पन्ने को आप खोलोगे जब गोल घुमाओगे तो वो ये जो 2 लाइनें सबसे एक्चुअली एक ही है। देखना, एक ये लाइंस मैं बना रहा हूं, इनको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल देम लैटिट्यूड्स। इनको हम क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड्स। अब लैटिट्यूड्स को अगर आप 2D पे देखोगे तो लगेंगे सारे लैटिट्यूड बराबर है, बट एक्चुअली दे आर नॉट। सबसे लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड इक्वेटर पे, और जैसे जैसे आप इक्वेटर से दूर जाओगे तो लैटिट्यूड की लेंथ क्या होना शुरू हो जाएगी, कम होना शुरू हो जाएगी। लैटिट्यूड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, इसलिए लैटिट्यूड्स को हम क्या बोलते हैं, एक और नाम से पैरेलल्स। तो ये पैरेलल्स की लेंथ बराबर नहीं होती है, ये चीज ध्यान रखना है। सो व्हिच ऑफ दीज आर ऑफ इक्वल लेंथ, तो बोल रहा पैरेलल्स नहीं, लैटिट्यूड को ही पैरेलल्स बोलते हैं बिकॉज दे आर पैरेलल टू ईच अदर, लेकिन इनकी लेंथ इक्वल नहीं होती। ऑल मेरिडियंस, मेरिडियंस का मतलब क्या होता है, लॉन्गिट्यूड। हाँ भाई देखना, लॉन्गिट्यूड अगर आप ऐसे देखोगे तो आपको क्या लगेगा, यार कुछ लॉन्गिट्यूड बड़े हैं कुछ लॉन्गिट्यूड छोटे, ऐसा नहीं है। चूंकि मैं 3D अर्थ को नहीं बना सकता इसके ऊपर, बट ऑल लॉन्गिट्यूड नॉर्थ पोल से शुरू होते हैं साउथ पे खत्म होते हैं, नॉर्थ से शुरू होते हैं साउथ पे खत्म होते हैं। तो ऑल लॉन्गिट्यूड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, सारे लॉन्गिट्यूड कैसे होते हैं, दे आर इक्वल इन लेंथ। तो ये बात सही है। तो स्टेटमेंट 2 इज, स्टेटमेंट बी इज करेक्ट। All isotherm drawn on earth, isotherm का मतलब क्या होता है, isotherms are the lines joining the places having same temperature। तो वो सेम टेम्परेचर वाली लाइंस तो बराबर नहीं होती, सो दिस इज इनकरेक्ट। आइसोबार मतलब वो लाइन होती है जो सेम प्रेशर वाली प्लेसेस को ज्वाइन करती है, तो आइसोबार्स भी एक दूसरे के बराबर नहीं होते, तो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। सो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, बी। सो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 15। काफी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, विच ऑफ दीज वाटर बॉडीज विटनेसेस सनराइज एट द अर्लीस्ट एज पर जीएमटी सिस्टम। इनमें से कौन सी वाटर बॉडी में सबसे पहले सनराइज हो जाएगा। तो अभी हम लोगों क्या क्या चलता है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द लाइन विच पासेस थ्रू ग्रीनविच, है ना। तो जीएमटी सिस्टम को अगर हम देखेंगे तो जो भी प्लेसेस इसके राइट में है, या जिसको मैं क्या बोल सकता हूँ, अर्थ कैसे घूमती है, वेस्ट टू ईस्ट, तो जो प्लेसेस जितनी ज़्यादा ईस्ट में है वहाँ टाइम उतना आगे चलेगा, जो प्लेसेस जितनी ज़्यादा वेस्ट में है उतना टाइम माइनस में चलेगा। इंडिया में 5.5 घंटे आगे टाइम चलता है, जापान में और टाइम आगे चलता होगा, राइट। अमेरिका में टाइम पीछे चलता है क्योंकि वो ग्रीनविच के वेस्ट में है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। सो अब नॉर्थ सी, ब्लैक सी, कैस्पियन सी, अरेबियन सी, इनमें से सबसे पहले सनराइज कहाँ होगा, मतलब सबसे आगे टाइम कहाँ होगा, तो जो प्लेसेस सबसे ज़्यादा ईस्ट में होगी। अब देखा जाए नॉर्थ सी, नॉर्थ सी तो कहाँ है आपको पता होगा, सबकी लोकेशन देखो फटाफट, नॉर्थ सी कहाँ है, इंग्लैंड के पास में, है ना, और यहीं से लाइन पास होती है, बिल्कुल। दिस इज द ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। दूसरा ऑप्शन क्या दे रहा है हमको, वो ब्लैक सी, कैस्पियन सी, अरेबियन सी। तो ब्लैक सी कहाँ है, दिस इज ब्लैक सी, दिस इज कैस्पियन सी एंड दिस इज अरेबियन सी। तो जो जितना ज्यादा ईस्ट में वहां पर टाइम उतना ज्यादा, तो सबसे ज्यादा आगे टाइम कहाँ का होगा, अरेबियन सी। तो सबसे पहले सनराइज होगा अरेबियन सी, फिर होगा कैस्पियन सी, फिर होगा ब्लैक सी, और फिर लास्ट में होगा नॉर्थ सी, और उसके बाद ये सरगासो, वर्गासो, लेब्राडोर, और इधर पे तो गल्फ ऑफ अलास्का में और बाद में होगा। ये ऐसा क्यों होगा वो हम लोगों ने ऑलरेडी समझ लिया है। तो सबसे पहले सनराइज कहां पर होगा, तो जो प्लेसेस सबसे ज्यादा ईस्ट में होगी, सो अरेबियन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, और अरेबियन सी इज गिवन इन डी, सो डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। गलती से मैंने आप लोगों को आंसर दिखा दिया है, बट ठीक है, हम लोगों के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 दिया हुआ है, द डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड इंक्रीजेस गोइंग टुवर्ड्स द इक्वेटर फ्रॉम द पोल्स। बात बिल्कुल सही है, दो लॉन्गिट्यूड के बीच का डिस्टेंस सबसे ज्यादा कहाँ होता है, देखना सारे लॉन्गिट्यूड कहाँ से शुरू होते हैं, नॉर्थ पोल से शुरू होते हैं और कहाँ खत्म होते हैं, साउथ पोल में खत्म होते हैं, है ना। तो पोल्स पे तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या होता है, जीरो, लेकिन जैसे जैसे आप इक्वेटर पे जाते जाते हो तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या होता है, मैक्सिमम होता है, और पोल्स पे इनके बीच का डिस्टेंस क्या होता है, मिनिमम होता है। मिनिमम बोले तो कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड इंक्रीजेस गोइंग टुवर्ड्स द इक्वेटर फ्रॉम द पोल्स। हाँ, बात बिल्कुल सही है, पोल से अगर आप इक्वेटर जाओगे तो उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा, अराउंड 112-113 किलोमीटर हो जाता है इनके बीच का 1 डिग्री में। The distance between two latitude increases towards the poles going from the equator। भाई latitudes are parallel to each other, उनके बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम रहने वाला। फॉर एग्जाम्पल these are the two latitude, अब मैं चाहे पोल से कहीं भी जाऊं इनके बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम आएगा, बिकॉज दीज आर पैरेलल टू ईच अदर, इसलिए लैटिट्यूड्स को क्या बोलते हैं, दीज आर पैरेलल्स आल्सो। तो डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड इंक्रीजेस टुवर्ड्स द पोल्स गोइंग फ्रॉम द इक्वेटर। ऐसा नहीं है, दो लैटिट्यूड के बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम आएगा, चाहे वो आप इन दो के बीच का लो, चाहे इन दो के बीच का लो, कहीं भी लो, बिकॉज दे आर पैरेलल टू ईच अदर। सो स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। विच ऑफ दीज आर करेक्ट इन ए? सो ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 17। इजी क्वेश्चन था, ये मैंने डायग्राम वगैरह दे रखा है, आप आराम से देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना हैपेंस व्हेन सन शाइन वर्टिकली ओवर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इन द सदर्न हेमिस्फीयर। भाई बोल रहा है इनमें से क्या होगा अगर सन रेज डायरेक्टली किसके ऊपर फॉल करेंगी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्लास 6 के एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कल ही हम लोगों ने देखा था इक्विनॉक्स देखा था, सॉलिस्टिस देखा था। तो अगर सन रेज डायरेक्टली किसके ऊपर फॉल करती हैं, ऐसा ही है, अर्थ कुछ ऐसा ही है ना, दिस इज द एक्सियल टिल्ट, है ना, ये इक्वेटर है, द लॉन्गेस्ट लाइन, ऐसे ही चलता है। इसके ऊपर व्हाट इज दिस, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये बोल रहा है सन रेज डायरेक्टली कहाँ फॉल कर रहा है, इस समय इसके ऊपर फॉल कर रहा है, डायरेक्टली किसके ऊपर फॉल कर रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, और वो भी कितने डिग्रीज पर, 90 डिग्रीज पर। इसका मतलब देखा जाए तो ये जो नॉर्थ पोल का ये वाला पोर्शन है, दिस इज नॉर्थ पोल, यहाँ पर तो हमेशा क्या रहने वाली है, रात रहने वाली है। मतलब ये कौन सी पोजीशन है आपको पता चल गया होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे जब आता है, दिस इज द पोजीशन ऑफ विंटर सॉल्स्टिस, और विंटर सॉल्स्टिस कब आता है, तो दिस हैपेंस एट 22 ऑफ दिसंबर। मतलब हम लोगों के यहाँ पर नॉर्थ हेमिस्फीयर में तो ऊपर क्या है, ठंड है, बोल सकते हैं। अगर ठंड है, ठंड का मतलब क्या होता है कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में कौन सा प्रेशर रहेगा, हाई प्रेशर डेवलप हो गया होगा, क्योंकि जो ठंडा एरिया रहता है वहाँ की हवा ठंडी रहती है, और ठंडी हवा भारी रहती है, जिसके कारण वो सिंक करती है, तो क्या बना लेती है, हाई प्रेशर बना लेती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना हैपेंस व्हेन सन शाइन वर्टिकली ओवर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इन द सदर्न हेमिस्फीयर। मतलब साउथ हेमिस्फीयर में समर है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में विंटर है, ये चीज़ हमको पता चल गई। साउथ हेमिस्फीयर में लो प्रेशर है, क्योंकि वहाँ पर धूप तेज है, तो हवा क्या होगी, गर्म होगी तो ऊपर जाएगी, तो नीचे का प्रेशर कैसा हो जाएगा, लो प्रेशर हो जाएगा। तो पहला बोल रहा है हाई प्रेशर डेवलप्स ओवर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया ड्यू टू लो टेम्परेचर। बात बिल्कुल सही है, इंडिया तो कहाँ है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में, वहाँ पर ठंड है, तो ठंड के कारण वहाँ पर क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर डेवलप हो जाएगा। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर कम है। बात बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट ए इज करेक्ट। मगर बाकी बी सी डी को भी देखो गलत क्यों है। लो प्रेशर डेवलप ओवर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, भाई गलत। लो प्रेशर तो कब बनता है, और अभी तो हमारे यहाँ विंटर चल रही है, तो दिस इज इनकरेक्ट। नो चेंज इन द टेम्परेचर, नहीं, देयर इज चेंज इन द टेम्परेचर, चेंज तो होगा टेम्परेचर। हमारे यहाँ क्या बन जाएगा, हाई प्रेशर बन जाएगा। लू ब्लोज, अरे लू तो गर्मियों में ब्लो होती है, अभी तो हमारे यहाँ ठंड है, क्या पागल हो गया ये। तो 18 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए। सो ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 18। 19 देख लेते हैं, द इंडियन प्लेट बॉर्डर्स। प्लेट टेक्टोनिक्स पे हम लोगों ने कल मेजर प्लेट देखी थी, माइनर प्लेट देखी थी। तो बोल रहा है इंडियन प्लेट किन किन प्लेट्स के साथ बॉर्डर करती है। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड प्लेट, जिसको हम एक मेजर प्लेट भी मानते हैं। तो देखा जाए तो यहाँ पर सिर्फ इंडियन प्लेट को माइनर प्लेट मान के चल रहा है, बट ठीक है। इंडियन प्लेट की लोकेशन देखी जाए तो वो यूरेशियन प्लेट के साथ बॉर्डर करती है, बिल्कुल करती है। अरेबियन प्लेट के साथ बॉर्डर करती है, सोमाली प्लेट के साथ बॉर्डर करती है, यहाँ पर बर्मा प्लेट के साथ बॉर्डर कर रही है। तो वो क्या कर रही है, इन प्लेट्स को टच कर रही है। अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है वो किस किस के साथ बॉर्डर करती है। क्या सोमाली प्लेट के साथ करती है, हाँ सोमाली प्लेट के साथ करती है, देखो। फिर क्या पूछ रहा है, अरेबियन प्लेट के साथ करती है, हाँ देखो अरेबियन प्लेट के साथ कर रही है, बात बिल्कुल सही है। फिर क्या पूछ रहा है, ऑस्ट्रेलियन प्लेट के साथ कर रही है, अरे इंडो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड प्लेट तो एक ही है, तो वो तो ऑस्ट्रेलिया के साथ डेफिनेटली करती होगी। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, all of them are correct. How many of the statement given above is are correct? All 3 are correct. So answer is C. So C is the correct answer of question number 19. चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। उसके बाद क्लास को फिनिश करेंगे। क्या बोल रहा है, द आयरन कैटास्ट्रॉफ अ पोस्टुलेटेड मेजर इवेंट अर्ली इन द हिस्ट्री ऑफ अर्थ रेफर्स टू। आयरन कैटास्ट्रॉफ क्या है, आयरन कैटास्ट्रॉफ वो है, बता देता हूँ,
कि जब अर्थ का फॉर्मेशन हो रहा था तो बोले अर्थ कैसे बनी, थ्रू द एक्रीशनरी प्रोसेस। वो कैसे बनी थी, एक्रीशनरी प्रोसेस से बनी थी। अब आप लोगों को पता होगा व्हाट इज दिस एक्रीशनरी प्रोसेस। नेबुलर हाइपोथेसिस में आपने एक्रीशनरी प्रोसेस देखी होगी भाई। नेबुलर हाइपोथेसिस टॉक्स अबाउट अ नेबुला। नेबुला मीन्स अ ह्यूज क्लाउड कंसिस्ट ऑफ गैस, रॉक्स, एस्टेरॉइड्स वगैरह, है ना। तो क्या हुआ होगा, डस्ट पार्टिकल्स आपस में मिले होंगे बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, क्या बन गए होंगे, छोटे छोटे रॉक्स। रॉक्स और बड़े बने होंगे तो बन गए होंगे बोल्डर्स। बोल्डर्स और बड़े होंगे तो वो हो गए होंगे एस्टेरॉइड्स। एस्टेरॉइड्स और बड़े हो गए होंगे तो वो बन गए होंगे प्लैनेटेसिमल्स बन गए होंगे, और फिर प्लैनेटेसिमल्स फाइनली कन्वर्टेड इनटू प्लैनेट्स। यही पूरी प्रोसेस को हमने क्या बोला था, वी कॉल इट एक्रीशनरी प्रोसेस। और ये क्यों होती है, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। क्योंकि स्पेस में अगर दो चीजें, मान लो एक रॉक ये है और एक रॉक ये है, इनमें से कौन सा रॉक बड़ा है, रॉक 2। सो रॉक 2 जो बड़ा है उसके पास ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, सो रॉक 1 को अपनी तरफ खींच लेगा और अपने साथ मिला लेगा। सो ऐसे डस्ट पार्टिकल आपस में इकट्ठे होते होते रॉक बने, फिर रॉक्स एक दूसरे से टकरा के बोल्डर्स बने, बोल्डर्स एस्टेरॉइड बने, एस्टेरॉइड प्लैनेटेसिमल है, प्लैनेटेसिमल्स के बाद फाइनली क्या बन गया, प्लैनेट। लेकिन जब ये आपस में टकराए तो क्या बड़ा स्मूथली टकराए, नहीं, बहुत ज्यादा हीट पैदा हुई, और हीट पैदा होने के कारण जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ तो अर्थ भी एक क्या बन गई, आग का गोला। तो हम क्या बोल सकते हैं, अर्थ बिकम्स अ मोल्टन स्फीयर। तो जब वो एक मोल्टन स्फीयर, आग का गोला बन गई, तो जो भी चीजें भारी थी वो कहां चली गई, टुवर्ड्स द सेंटर। सो हैवियर मिनरल्स कोलैप्स टुवर्ड्स द सेंटर और लाइटर वंस मूव टुवर्ड्स द सरफेस। तो जिसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट आयरन कैटास्ट्रॉफ, क्योंकि आयरन वाज अ हैवियर एलिमेंट और आयरन कहां चला गया, टुवर्ड्स द सेंटर। तो ये बोल रहा है स्टेटमेंट 1, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयरन डिपॉजिट ड्यू टू इंटरग्लेशियल पीरियड्स, नहीं, इसके बारे में बात नहीं कर रहा है। सिंकिंग ऑफ आयरन टू द सेंटर ऑफ अर्थ लीडिंग टू ओवरऑल रिस्ट्रक्चरिंग, यस। आयरन कहां चला गया, नाइफ, निकल एंड आयरन कोर में है ना, क्यों है, बिकॉज ऑफ दिस आयरन कैटास्ट्रॉफ। क्यों, क्योंकि वो हैवियर मिनरल्स थे दैट कोलैप्स टुवर्ड्स द। बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन है। थर्ड भी देख लो, इरोजन ऑफ मिनरल है, इरोजन वगैरह की बात नहीं हो रही है। सो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 20। ये मैंने डायग्राम वगैरह दे रखा है इंटीरियर ऑफ अर्थ पे, और हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। जब क्वेश्चन आएंगे तो सारी चीज़ें आपको और क्लियर हो जाएंगी। अगेन अगर आपको न्यू बैच वगैरह ज्वाइन करना है तो आप 4500 रुपीज़ में ज्वाइन कर सकते हो। फिर से बताया, अगर ये लेक्चर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।